हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस स्लैश सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि हम आज इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो नर्सिंग में पढ़ना क्यों पड़ता है या फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है एक नर्स को साइकोलॉजी पढ़ना। ओके, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, वन बाय वन मैं आपको वो समझाती हूँ। टॉपिक का हमारा नाम है इम्पोर्टेंस स्लैश सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। अब मैंने इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस दोनों यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये ऐसे आ जाता है जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग या फिर कभी कभी इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, पर दोनों ही चीजें सेम है, इनका जो कंटेंट है वो सेम है। तो इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिया है। आप जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर दे सकते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग या फिर मैनेज पेशेंट्स बिहेवियर। ठीक है, तो साइकोलॉजी इन नर्सिंग का पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग या फिर मैनेज पेशेंट्स बिहेवियर। अब इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं, पहले मैं रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ लिखा है नर्सेस कैन रिस्पॉन्ड बेटर टू चैलेंजिंग पेशेंट्स बिहेवियर by understanding underlying psychological causes। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो नर्सेज हैं वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को। सपोज एक पेशेंट है और वो पेशेंट जो उसका बिहेवियरल कंडीशन जो है वो बेटर नहीं है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट है टूवर्ड्स द नर्सेज। अगर नर्सेज ने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो वो समझ पाएंगे कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक जो इंडिविजुअल उनके पास आया वो पेशेंट है। अब इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजी मतलब बायोसाइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी को भी ब्रेन इंजरी है या कोई भी इंजरी है, कोई भी डिसऑर्डर है, तो उसका आपके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी अगर कोई भी इंजरी है तो वो आपके बिहेवियर को कैसे चेंज कर देती है। ये सारी चीजें हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ी थी। तो यहाँ जब हम बात करते हैं कि नर्सेस कैन रिस्पॉन्ड बेटर, तो उसका मतलब ये होता है कि एज अ नर्स हमें ये पढ़ाया जाता है कि अगर किसी को भी इंजरी या डिसऑर्डर है तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो पर्सन जो है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा या स्लाइटली डिफरेंट होगा टूवर्ड्स अस कंपैरेटिव नॉर्मल पर्सन। इसका मतलब ये था कि हम जब नर्सिंग में साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हम एक पेशेंट का बिहेवियरल चेंजेस जो हैं उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। वो जो भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उन्हें ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है। ओके, तो नेक्स्ट जो हम पॉइंट बात करेंगे वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ क्या लिखा है, इट एनहेंसेस nurses ability to communicate with patients and families clearly and empathetically building trust। ठीक है, अगर हमें पता है कि कोई भी एक पर्सन है जो उसको कोई इंजरी या फिर डिसऑर्डर हो रखी है, तो हम एक एम्पैथी क्रिएट करते हैं उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक नर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो पेशेंट का ट्रस्ट और उनके फैमिली वालों का ट्रस्ट मेंटेन करके रखें। क्योंकि फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन जो होते हैं वो नर्सेज हैं। सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट, जो भी मेडिकेशंस, उनके वाइटल्स जो भी लेना है वो एक नर्स को लेना है। तो अगर पेशेंट कंफर्टेबल होगा नर्स के साथ तभी ये चीज कंटिन्यू हो पाएगी और अच्छे से हो पाएगी, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एक नर्स को हेल्प करता है साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड पेशेंट, और उसके फैमिली जो भी उनके स्ट्रेस होंगे वो सारी चीजें हेल्प करती हैं समझने में, और उनसे कैसे टैकल करना है या फिर उनसे एक जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप कैसे करना है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इमोशनल सपोर्ट। जैसे अभी हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करी कि वो ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, है ना। तो अगर हमने किसी के साथ ट्रस्ट बिल्डअप किया तो वो ट्रस्ट हम कैसे बिल्डअप करते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है नर्सेज यूज साइकोलॉजी नॉलेज
टू कंफर्ट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल या फिर इमोशनल सिचुएशन। अब हमें अगर पता है कि कोई भी पेशेंट है जिसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसे या तो क्रोनिक डिसऑर्डर है या एक्यूट डिसऑर्डर है, कोई भी डिसऑर्डर हो, अगर क्रोनिक डिसऑर्डर है तो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो हमें ज्यादा यूज करनी पड़ती है ताकि हम पेशेंट को और फैमिली को हेल्प करा पाए। और अगर एक्यूट डिसऑर्डर है तो एक्यूट डिसऑर्डर में भी हमें थोड़ी बहुत तो वो थेरेपेटिक जो कम्युनिकेशन चल रहा है हमारा वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये जो होता है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है ताकि हम पेशेंट को और उनकी फैमिलीज को काम करवा पाए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करवा पाए, थोड़ा उनका स्ट्रेस हम हटा पाए। ओके, नेक्स्ट जो आता है दैट इज रिड्यूसेस नर्सेस स्ट्रेस एंड एनहेंस कोपिंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि नर्सेस को स्ट्रेस नहीं होता है, साइकोलॉजी इसीलिए पढ़ाते हैं नर्सेस को क्योंकि आप कभी भी बोलते हैं ना, अगर आप खुद हेल्दी हो तभी आप दूसरों को हेल्दी रख पाओगे। वैसे ही अगर नर्सेस मेंटली हेल्दी रहेंगी तभी वो पेशेंट या फिर फैमिलीज का स्ट्रेस दूर कर सकती हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकती हैं, या फिर उनके साथ आप एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो। तो किसी को भी आइडियाज या किसी से भी बात करने के लिए या किसी को भी स्ट्रेस फ्री करवाने के लिए सबसे पहले आपका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस होती हैं, उनके शिफ्ट्स जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कभी 6 आवर्स, कभी 8 आवर्स, कभी 12 आवर्स, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल भी होता है। तो उन सारी चीजों को वो मैनेज कैसे करते हैं, उनका कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए हम उन्हें ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि वो किस चीज में जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ है हेल्थ नर्सेज recognize stress in पेशेंट के साथ साथ खुद में भी एंड अप्लाई स्ट्रेटेजीज टू मैनेज इट। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट में स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, खुद में भी फाइंड आउट करना है कि अच्छा मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो रहा है, मैं प्रॉपरली सो नहीं पा रही हूँ, मैं प्रॉपरली खा नहीं पा रही हूँ, एंड जो घर के स्ट्रेस होंगे वो अलग। एक इंसान के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, उस स्ट्रेस को फाइंड आउट करना, उस स्ट्रेस को मैनेज करना एक नर्स की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। अपने साथ साथ अपने पेशेंट के स्ट्रेस को भी दूर करना इज नर्सेस ड्यूटी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्सेस को रिकग्नाइज करना पड़ता है स्ट्रेस पेशेंट का और अपना खुद का, और फिर स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ती है कि उसको मैनेज कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ केयर या फिर मेंटल हेल्थ असेसमेंट। अब साइकोलॉजी जो है वो सपोर्ट करता है मेंटल हेल्थ केयर में और मेंटल हेल्थ असेसमेंट में। इसमें लिखा है एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सपोर्टिंग पेशेंट्स विद मेंटल हेल्थ इश्यूज स्पेशली इन साइकेट्रिक सेटिंग्स। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट हम कैसे करते हैं। अगर हम किसी को भी मेंटली असेस कर पाएंगे कि उनका मेंटल हेल्थ कैसा है, अगर वो हम असेस कर पाएंगे तो असेसमेंट करने के बाद ही हम उन्हें प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे कि ठीक है ये इंडिविजुअल पर्सन है, इसका मेंटल हेल्थ असेसमेंट ये है, उसकी लिए हम क्या कर पाएंगे, उसको केयर कैसे प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। देन है कल्चरल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कल्चरल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है जिसका कल्चरल डिफरेंस है, बहुत सारे कल्चर्स हैं इंडिया में, उनके स्पेसिफिक कल्चर में स्पेसिफिक चीजें होती हैं, तो वो समझना और उसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल की केयर प्रोवाइड करना भी नर्सेस का काम होता है। प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड कल्चरल बैकग्राउंड लीडिंग टू मोर पर्सनलाइज्ड केयर। अगर उन्हें सभी के कल्चर के बारे में पता होगा और सभी के डिफरेंसेस के बारे में पता होगा, एक इंडिविजुअल और एक कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें इन डेप्थ अगर हमें पता होंगी तभी हम एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, एक पर्सनलाइज्ड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज बिल्ड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हम बिल्ड करते हैं, अब यहाँ पे थेराप्यूटिक हमने वर्ड यूज किया है क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट वाला रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनकी ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ लिखा है सपोर्ट बिल्डिंग ट्रस्ट
ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, हीलिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन नर्स एंड पेशेंट थ्रू एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप जाके पेशेंट को डायरेक्टली, मतलब एक नर्स एक पेशेंट को जाके अगर डायरेक्टली बोलती है कि अरे ठीक है कुछ नहीं हुआ है, ये तो सभी को होता रहता है, तो कभी भी वो पेशेंट एक नर्स पे अच्छे से या फिर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। एक पेशेंट का ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको उसके साथ एम्पैथाइज करना पड़ेगा, आपको उसकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। आप अगर उसको शो करोगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम यहाँ आपके लिए हैं, हम ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे प्रॉपरली, आपका कोऑपरेशन चाहिए, कोई बात नहीं, हम लोग साथ में इस डिसऑर्डर को ठीक करेंगे, इस इंजरी को ठीक करेंगे। आप जब तक उनसे उनको उनका ट्रस्ट गेन नहीं करते हो तब तक वो चीज कभी भी आगे बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे वही है कि आपको अगर साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो यू नो कि हाउ टू गेन देयर ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज एनहांस पेशेंट केयर। अब इतनी सारी चीजें हमने बात कर ली और ये सारी चीजें किसके अराउंड घूम रही है, वो है पेशेंट केयर के। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ने से एक इंडिविजुअल के बिहेवियर का हमें पता लग गया कि उसका बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, किस रीजन से चेंज हो रहा है। जैसे कोई भी डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर की वजह से उस पेशेंट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। अब हम उस डिसऑर्डर को जब तक ट्रीट नहीं करते हैं तब तक हम बस इतना कर सकते हैं कि पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, उसका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं और उसको 100% केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये केयर प्रोवाइड करने के लिए आपका पेशेंट से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही है यहाँ पे एनहांस पेशेंट केयर। साइकोलॉजी हेल्प नर्सेस टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स इमोशंस, behavior and mental state, leading to more compassionate and personalized care। ठीक है, अगर नर्सेस को पता होगा कि पेशेंट का इमोशनल सिचुएशन अभी क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है या फिर मेंटल स्टेट क्या है अभी, तभी वो उसको एकदम अच्छे से प्रॉपर लाइक कंपैशनेट उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएगी और पर्सनलाइज्ड केयर कर पाएगी। पर्सनलाइज्ड केयर एज एन एक इंडिविजुअल को कैसे केयर प्रोवाइड करना है। जरूरी नहीं है वार्ड में अगर 12 लोग हैं तो 12 को, जो जितने भी 12 हैं उन सबका मेंटल स्टेट सेम हो, सबका मेंटल स्टेट डिफरेंट होगा। तो अगर हम मेंटल स्टेट असेस कर पाएंगे, बिहेवियर इमोशंस असेस कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर्सन को केयर प्रोवाइड कर पाएंगे और इसे हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड केयर। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।